आज के समय में ना हमारा दिमाग बिल्कुल उस वेब ब्राउज़र की तरह हो गया है जिसमें एक साथ 100 से ज़्यादा टैब खुले हुए हैं। अरे 100 तो आपने बहुत कम बता दिए। मुझे तो लगता है हजारों टैब खुले हाँ, मतलब बात तो वही है। कहीं किसी टैब में कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। और दूसरे टैब से सोशल मीडिया की लगातार नोटिफिकेशंस आ रही हैं। बिल्कुल। किसी में ऑफिस का ईमेल खुला है और बैकग्राउंड में कहीं से कोई अजीब सा संगीत बज रहा है, लेकिन समझ ही नहीं आता कि वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। जानकारी हर जगह है, दिमाग पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन अगर कुछ गायब है तो वो है शांति। ये ब्राउजर वाला उदाहरण हमारी आज की स्थिति को ना बहुत सटीकता से दर्शाता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी का कोई अभाव नहीं है। असली समस्या जानकारी की कमी है ही नहीं, बल्कि उस जानकारी को प्रोसेस करने और ये तय करने की क्षमता है कि हमारे लिए असल में क्या मायने लगता है। सही कहा। और इसी उलझन को सुलझाना हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। हम डेरियस फोरोक्स की मशहूर किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के पन्नों को पलटने वाले हैं। हाँ, और ये किताब स्टोइक लेटर्स ऑन लिविंग वेल का एक बहुत ही शानदार कलेक्शन है। एग्जैक्टली। इस किताब की सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि इसमें 70 पत्रों के माध्यम से ना स्टोइक दर्शन के उन मूल सिद्धांतों को आज के संदर्भ में समझाया गया है, जो इस शोरगुल वाली दुनिया में एक शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। और डेरियस ने अपनी किताब को बहुत ही स्पष्ट रूप से 2 हिस्सों में बांटा है। पहला है आंतरिक दुनिया, यानी इंसान का अपना दिमाग, और दूसरा है बाहरी दुनिया, जिसमें सफलता, धन और समाज शामिल है। तो अगर हम उन फालतू ब्राउज़र टैब्स को बंद करने की बात करें, तो स्टोइक दर्शन के अनुसार इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? शुरुआत हमेशा आंतरिक दुनिया से ही होगी। मतलब बाहर के शोर को तब तक कम नहीं किया जा सकता जब तक कि अंदर बैठे ऑपरेटर को ये ना पता हो कि कौन सा स्विच दबाना है। अंदर का ऑपरेटर यानी हमारा अपना दिमाग। बिल्कुल। स्टोइकिज्म का सबसे पहला और सबसे बुनियादी नियम है नियंत्रण का दायरा, यानी ये समझना कि किन चीजों पर हमारा सीधा कंट्रोल है और किन पर बिल्कुल नहीं। और जब हम आंतरिक दुनिया की बात करते हैं ना, तो सबसे कीमती संसाधन जो हमारे पास है और जिसे हम सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं, वो है हमारा समय। अरे, समय के मामले में तो हम सब दोषी हैं, मैं खुद भी। किताब में ये बात बहुत गहराई से समझाई गई है कि कैसे हम बेकार की जानकारियों में उलझकर अपने जीवन के अनमोल घंटे निकाल देते हैं। इंटरनेट पर इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है। हाँ, जैसे कभी इंटरनेट पर किसी काम की चीज के बारे में पढ़ते पढ़ते विकिपीडिया के पन्नों की एक ऐसी भूल भुलैया में खो जाना जहां से शुरुआत की थी उसका कोई अता पता ही नहीं होता। या फिर सोशल मीडिया पर किसी खेल विश्लेषक की वो फालतू बहस सुनना जिसका हमारी निजी जिंदगी, हमारे करियर या हमारी शांति से कोई लेना देना ही नहीं है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग आसान डोपामीन ढूंढता है। आसान डोपामाइन, एक बिना मेहनत की खुशी। हाँ, विकिपीडिया पर एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाना हमें यह भ्रम देता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ जानकारी जमा कर रहे हैं जिसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। वो सिर्फ दिमाग की रैम खर्च कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्टोइक दर्शन ये सवाल करने को कहता है कि क्या ये जानकारी जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव ला रही है? अगर नहीं, तो वो उस फालतू टैब की तरह है जिसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। समय की बर्बादी के अलावा एक और चीज है जो आंतरिक शांति को दीमक की तरह खाती है, और वो है एंग्जाइटी, यानी घबराहट और निराशा। घबराहट तो आज के जीवन की डिफॉल्ट सेटिंग बन गई है। हालांकि थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होना स्वाभाविक है। अगर शरीर को भूख लगती है तो वो संकेत देता है, वैसे ही अगर कोई खतरा है तो दिमाग एंग्जाइटी पैदा करता है। हाँ, वो तो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। लेकिन समस्या तब आती है जब ये निराशा हम पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। इस निराशा से निपटने के लिए दार्शनिक एपिक्टेटस का तरीका बहुत ही व्यावहारिक है। वो क्या कहते हैं? एपिक्टेटस के तरीके हैं, निराशा असल में किसी घटना का परिणाम नहीं होती, बल्कि हमारी उम्मीदों के टूटने का परिणाम होती है। हम ये मानकर चलते हैं कि दुनिया हमेशा हमारे हिसाब से चलेगी। मतलब हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। एग्जैक्टली। निराशा से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इंसान जीवन की कठोर सच्चाइयों को पहले से ही स्वीकार कर ले। ये मान ले कि समाज में कुछ लोग हमेशा झूठ बोलेंगे, या ये कि हमारे प्रियजन हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन सच है। जब हम इन अवास्तविक उम्मीदों का बोझ उतार देते हैं तो निराशा के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और मुझे लगता है कि ये नजरिया क्रोध और तनाव पर भी लागू होता है। बिल्कुल होता है। सेनेका का मानना था कि क्रोध उस चोट या नुकसान से कहीं ज्यादा भयानक होता है जिसने उस क्रोध को जन्म दिया है। और ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि आज का आधुनिक विज्ञान भी इसे साबित करता है। जब इंसान किसी फालतू बात पर गुस्सा करता है, जैसे कि ट्रैफिक में किसी ने गाड़ी आगे निकाल ली,
तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन भारी मात्रा में स्रावित होता है। ये कॉर्टिसोल वाला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। कॉर्टिसोल असल में इंसान को जंगल में किसी जंगली जानवर से बचने के लिए तुरंत ऊर्जा देने के लिए बना था, फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए। हाँ, लेकिन आज एक मामूली ईमेल या ट्रैफिक जैम पर भी शरीर वही रिएक्शन दे रहा है। ये कॉर्टिसोल इंसान की नींद उड़ा देता है, पाचन तंत्र बिगाड़ देता है और लंबे समय में दिल की बीमारियों का कारण बनता है। मतलब हम अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेनेका ने हजारों साल पहले यही बात समझाई थी कि गुस्सा उस बर्तन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा जाता है, बजाय उस चीज के जिस पर वो उड़ेला जाता है। क्या बात है, बहुत ही गहरी बात रही है। इसीलिए शायद रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस का वो सवाल बहुत प्रासंगिक हो जाता है। वे खुद से बार बार पूछते थे कि मैं इस वक्त अपने दिमाग का उपयोग किस लिए कर रही हूँ। क्या मैं पुरानी बातों को बार बार दिमाग में प्लेबैक कर रहा हूँ या किसी ऐसे ख्याली पुलाव को पका रहा हूँ जो कभी सच नहीं होने वाला। हाँ, और मजेदार बात यह है कि उस सवाल का जवाब इंसान को तुरंत वर्तमान में ले आता है। विचारों की निगरानी करना एक कौशल है। जब कोई इंसान खुद से ये सवाल पूछता है तो वो असल में अपने ही दिमाग का ऑब्जर्वर या दर्शक बन जाता है। सही कहा। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या स्टोइक दर्शन इंसान को एक रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा है? मतलब क्या इसका अंतिम लक्ष्य ये है कि हम कुछ भी महसूस करना बंद कर दे, ना गुस्सा ना दुख? अरे नहीं, ये शायद स्टोइकिज्म को लेकर सबसे बड़ी और आम गलतफहमी है। स्टोइकिज्म भावनाओं को दबाने या मारने की बात बिल्कुल नहीं करता। तो फिर नियंत्रण का क्या मतलब है? नियंत्रण का अर्थ ये नहीं है कि दर्द या गुस्सा महसूस ही नहीं होगा। अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो गुस्सा आएगा, ये एक जैविक प्रक्रिया है। स्टोइसिज्म बस उस गुस्से और हमारी प्रतिक्रिया के बीच कुछ सेकंड का एक पॉज डाल देता है। एक ठहराव। हाँ, एक ठहराव। भावनाएं पैदा होंगी लेकिन वे राज नहीं करेंगी। ये तय करना होता है कि उस भावना के आधार पर कोई कदम उठाना है या उसे जाने देना है। तो जब हम अपने दिमाग के इस शोर को शांत कर लेते हैं, भावनाओं को हावी होने से रोक लेते हैं, तब अचानक हमें कुछ ऐसा सुनाई देता है जिसे हम शायद सालों से इग्नोर कर रहे थे, हमारी अपनी असल आवाज। और यहीं से एक नया संघर्ष शुरू होता है। जब आंतरिक दुनिया शांत हो जाती है तो अगला कदम यह पहचानना होता है कि हम असल में हैं कौन। अपनी कहानी खुद लिखना। बिल्कुल, स्वयं को जानना, या जिसे पश्चिमी दर्शन में नो डाई सेल्फ कहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी एक ऐसी स्क्रिप्ट के हिसाब से जीते हैं जो समाज ने हमें दी है। हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है, सिर्फ उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम शायद पसंद भी नहीं करते। इस किताब में ना एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है, एक बड़ी एसयूवी कार खरीदने का। लोग अक्सर एक महंगी और बड़ी गाड़ी सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें उस गाड़ी का मालिक होने का विचार और रुतबा बहुत आकर्षक लगता है, जबकि असल जिंदगी में उनका ऑफिस घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर होता है। एग्जैक्टली। ना तो उन्हें कभी पहाड़ों पर ऑफ रोडिंग के लिए जाना है और ना ही उनके पास इतना बड़ा परिवार है। यह एक क्लासिक उदाहरण है जहां इंसान अपनी असलियत को नहीं पहचानता। अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से इंट्रोवर्ट है और उसे शांति पसंद है तो उसे ये बात स्वीकार करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो समाज के दबाव में आकर हर वीकेंड किसी लाउड पार्टी का हिस्सा बने। सही बात है। और जब इंसान दिखावे के इस जाल से बाहर निकलता है तब उसे अपनी असली आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इंसानी शरीर और दिमाग के अंदर कितनी गहरी सहन शक्ति छुपी हुई है। इस पर जाने माने मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल का उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। वे होलोकॉस्ट के दौरान नाजी कैंप्स में बंदी थे और उनका अनुभव ये साबित करता है कि इंसान क्या कुछ नहीं सह सकता। उन्होंने देखा था कि जिन कैदियों के पास जीने का कोई उद्देश्य था, वे उन भयंकर यातनाओं के बीच भी जिंदा रहे। हाँ, तो जब कभी सुबह बिस्तर से उठने का या काम पर जाने का मन न करे तो इंसान को ये याद दिलाना चाहिए कि उसके अंदर उसी मानव प्रजाति का डीएनए है जिसने इतिहास की सबसे भयानक यातनाओं, महामारियों और युद्धों का सामना किया है और उनसे पार पाया है। ये विचार सच में एक अलग ही ऊर्जा भर देता है। इसी आंतरिक शक्ति के बल पर हम अपना नैरेटिव या अपनी कहानी खुद गढ़ सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि तय करें कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। अगर ऑफिस में या किसी रिश्ते में कोई दूसरा व्यक्ति किसी को अयोग्य महसूस कराता है तो यह पूरी तरह से सुनने वाले की मर्जी है कि वो उस बात को सच मानकर अपना दिन बर्बाद कर दे, या ये सोचे कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और इस व्यक्ति की राय
मेरी सच्चाई नहीं है। सही कहा। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा असहमत होना चाहूंगी, या कह लें कि इस विचार को टेस्ट करना चाहूंगी। हमेशा अपने लिए एक सकारात्मक कहानी गढ़ना, क्या ये खुद को धोखा देने जैसा नहीं लगता? आज के समय में मनोविज्ञान में एक शब्द बहुत चलता है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। जहां इंसान दर्द में होने पर भी एक झूठी मुस्कान के पीछे छिपकर कहता है कि सब ठीक है, गुड वाइब्स ओनली। क्या ये स्टोइक नजरिया वही नहीं है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी और स्टोइकिज्म में जमीन आसमान का फर्क है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी भावनाओं को दबाने और सच्चाई से भागने का नाम है, लेकिन स्टोइकिज्म ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी यथार्थवादी दृष्टिकोण की बात करता है। इसे किसी उदाहरण से समझाइए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ से आपका पसंदीदा कांच का ग्लास छूटकर टूट गया। टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहेगे कि कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे वैसे भी नया ग्लास चाहिए था। जो कि एक सफेद झूठ है। बिल्कुल, ये एक झूठ है। स्टोइकिज्म कहेगा कि कांच का ग्लास था, गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा और टूट गया, ये एक तथ्य है। सिर्फ एक फैक्ट। हाँ, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, हम इसमें कहानी जोड़ देते हैं कि मेरा ग्लास टूट गया, मैं बहुत लापरवाह हूं, मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो गया, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। अरे हाँ, हम अक्सर ऐसा ही करते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। स्टोइक दर्शन ग्लास टूटने से इनकार करने को नहीं कहता, वो इस अतिरिक्त कहानी और विलाप को रोकने को कहता है। दर्द को नकारना नहीं है, बल्कि उसके कारण खुद को बिखरने से रोकना है। ये उदाहरण बहुत ही शानदार है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब है घटना को बिना किसी भावुकता और अतिरिक्त ड्रामे के देखना। बिल्कुल। और जब इंसान अपने दिमाग को इस स्तर तक सुलझा लेता है, तब वो ज्ञान की सच्ची खोज में निकल सकता है। किताब में माय ऑक्टोपस टीचर डॉक्यूमेंट्री का जो जिक्र है, वो इसी बात को पुख्ता करता है। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्री बहुत ही अद्भुत है। जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए आपको हिमालय जाने या कोई बहुत बड़ी कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। उस डॉक्यूमेंट्री में क्रेग फॉस्टर ने सिर्फ पानी के अंदर एक ऑक्टोपस के रोजमर्रा के जीवन को ध्यान से देखकर जीवन के गहरे अर्थ और शांति को पा लिया। और जब किसी इंसान की ये आंतरिक दुनिया इतनी मजबूत और स्थिर हो जाती है, तब वो बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया के प्रलोभन बहुत ताकतवर होते हैं। तो यहां से किताब का दूसरा बड़ा हिस्सा शुरू होता है, दी आउटर वर्ल्ड, सफलता, धन और सच्ची स्वतंत्रता। सफलता के साथ ना सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये हमेशा अपने साथ लालच लेकर आती है। सेनेका कहते थे कि जब इंसान सफल होने लगता है तो उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होती, दौड़ में फंसा रहता है। और इसी अंधी दौड़ से बचने के लिए स्टोइक दर्शन समझाता है कि जीवन का सच्चा इनाम धन, गाड़ी या रुतबा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता भौतिक नहीं, मानसिक है। इसे रूबिन हरिकेन कार्टर के जीवन से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। कार्टर एक बहुत ही सफल बॉक्सर थे, जिन्हें एक ऐसे हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी जो उन्होंने किया ही नहीं था। सोचिए, सालों तक वे जेल की सलाखों के पीछे रहे। कोई आम इंसान होता तो शायद टूट जाता या पागल हो जाता। तो रूबिन कार्टर ने खुद को उस जेल में आजाद कैसे रखा? उनका तरीका क्या था? कार्टर ने तय किया कि जेल की वो चारदीवारी उनके शरीर को कैद कर सकती है, लेकिन उनके दिमाग को नहीं। उन्होंने एक कठोर मेंटल रूटीन बनाया। उन्होंने जेल का खाना खाने से मना कर दिया, जेल के कपड़े पहनने से मना कर दिया जहां तक संभव था। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। और अपना सारा समय इतिहास, दर्शन शास्त्र और कानून पढ़ने में लगा दिया। उन्होंने जेल को एक सजा की जगह मानने के बजाय एक मठ या मोनेस्ट्री मान लिया, जहां वे अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे थे। मतलब उन्होंने अपनी मानसिक स्वतंत्रता को किसी भी बाहरी परिस्थिति के आगे झुकने नहीं दिया। ये मानसिक आजादी ही तो असली ताकत है। सही कहा। लेकिन जब हम स्टोइक दर्शन में ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या स्टोइक लोग पैसे के खिलाफ थे? क्या वे गरीबी का महिमा मंडन करते थे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टोइसिज्म और धन एक साथ चल सकते हैं। दार्शनिक एपिक्टेटस ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि कोई इंसान अपनी ईमानदारी, गरिमा और आत्मसम्मान को दांव पर लगाए बिना पैसा कमा सकता है, तो उसे बिल्कुल कमाना चाहिए। मतलब पैसा अपने आप में न तो अच्छा है और न ही बुरा, ये सिर्फ एक टूल है। एग्जैक्टली। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, तो पैसा बिल्कुल एक क्रिकेट मैच के स्कोर कार्ड की तरह है। अगर मैदान पर खड़ा बल्लेबाज सिर्फ स्कोरबोर्ड को ही घूरता रहेगा,
कि रन कितने बने, तो वो अपनी लय खो देगा और यकीनन आउट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। हमें स्कोर के बजाय अपने एक्शन पर, उस गेंद पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी तरफ आ रही है। पैसे को बस हमारे काम का एक बाय प्रोडक्ट या परिणाम समझना चाहिए, ना कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य। ये स्कोरबोर्ड वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। पैसे के साथ असली समस्या उसके होने में नहीं है, बल्कि इंसान को उसे खोने का डर सताने में है। वो इनसिक्योरिटी। हाँ, और इस डर से निपटने के लिए सेनेका का तरीका बहुत ही अद्भुत था। सेनेका खुद अपने समय के बहुत ही अमीर इंसान थे। उनके पास बहुत संपत्ति थी। अच्छा। हाँ, लेकिन वे इस डर से आजाद रहना चाहते थे कि क्या होगा अगर कल ये सब छीन जाए। इसलिए वे बीच बीच में जानबूझकर गरीब होने का नाटक करते थे। गरीब होने का नाटक मतलब क्या वे अपनी संपत्ति छोड़ देते थे? नहीं, वे अपनी संपत्ति नहीं छोड़ते थे, बल्कि कुछ दिनों के लिए उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते थे। वे सबसे पुराने और फटे हुए कपड़े पहनते थे, जमीन पर सोते थे और एकदम साधारण सा रूखा सूखा खाना खाते थे। ओह, अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में समझें तो ये एक्सपोजर थेरेपी की तरह काम करता था। मतलब खुद को उस डर का सामना करवाना। बिल्कुल। जब वे जमीन पर सोते थे तो उनके दिमाग को असलियत में ये संदेश जाता था कि अरे, जमीन पर सोना उतना भी भयानक नहीं है जितना मैं सोचता था, मैं जिंदा हूं और ठीक हूं। ये अभ्यास उन्हें पैसे खोने के डर से हमेशा मुक्त रखता था। आज के समय में इसे लागू करना हो तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हम हफ्ते में एक दिन अपना स्मार्टफोन पूरी तरह से बंद करके देखें, या फिर एक दिन बिना स्विगी या जोमेटो के सिर्फ घर का बना सादा खाना खाएं, या फिर अपनी एसी वाली गाड़ी छोड़कर एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करें, ताकि हम खुद को ये याद दिला सकें कि हम इन सुविधाओं के बिना भी बहुत आराम से जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल, ये प्रैक्टिस आपको उन चीजों का गुलाम होने से बचाती है। लेकिन बाहरी दुनिया में सिर्फ पैसा या सफलता ही तो नहीं है ना। बाहरी दुनिया में समाज है, रिश्तेदार है, ऑफिस के लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो अक्सर हमारी मानसिक शांति को सबसे ज्यादा भंग करते हैं। ये तो आपने बहुत ही पते की बात कही। पैसे से वैराग्य लेना शायद आसान हो, लेकिन लोगों से निपटना बहुत मुश्किल है। इसीलिए स्टोइक दर्शन में ईर्ष्या और दूसरों के साथ व्यवहार को लेकर बहुत स्पष्ट नियम है। ईर्ष्या एक बहुत ही आम मानवीय भावना है। जब किसी दोस्त या सहकर्मी की तरक्की होती है तो इंसान के अंदर कहीं न कहीं एक चुभन होती है। जलन होना तो स्वाभाविक है। लेकिन सेनेका का इस ईर्ष्या से निपटने का तरीका बहुत ही क्रांतिकारी है। वे कहते हैं कि दूसरों की सफलता का जश्न मनाओ और उससे ऊर्जा खींचो। ऊर्जा खींचो? हाँ, उनके अनुसार ये इंसानी स्वार्थ का सबसे शानदार और सकारात्मक इस्तेमाल है, जहां हर कोई जीतता है। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे थोड़ा वास्तविकता के धरातल पर परखते हैं। मान लीजिए ऑफिस में मेरा कोई कलीग है जो मुझसे कम मेहनत करता है, ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बिताता है। हाँ, ऐसे लोग हर ऑफिस में होते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से उसे मुझसे पहले प्रमोशन मिल जाता है। ऐसे में मैं ईमानदारी से उसकी सफलता का जश्न कैसे मना सकती हूँ? इसमें ईर्ष्या ना आना या बुरा ना लगना तो नामुमकिन सा लगता है। ये स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है और ये बहुत मुश्किल भी है। स्टोइक दर्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी भावनाओं को तुरंत गायब कर दे। लेकिन अगर हम स्टोइक नजरिए से इसका विश्लेषण करें तो ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि ये मान लिया गया है कि प्रमोशन हमारे नियंत्रण में था, जबकि असल में वो बॉस के हाथ में था। बिल्कुल। सच्चाई यह है कि कौन प्रमोट होगा ये कंपनी या बॉस के हाथ में है। सेनेका ये नहीं कह रहे हैं कि आप उस स्थिति में झूठा जश्न मनाएं। वे ये कह रहे हैं कि उस ईर्ष्या की ऊर्जा को ईंधन में बदल दें। मतलब उस गुस्से को एक ड्राइव बना लें। हाँ, ये सोचने के बजाय कि उसे क्यों मिला, ये सोचें कि अगर इस सिस्टम में इस तरह से प्रमोशन मिलता है तो क्या मैं अपने स्किल्स को इतना बेहतर कर सकता हूं कि मुझे किसी और कंपनी में एक बड़ा अवसर मिल जाए। ओह, उस व्यक्ति की सफलता को अपनी कमजोरियों का आईना बनाने के बजाय खुद को और बेहतर बनाने के लिए एक प्रेरणा की तरह इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली, अपने नियंत्रण वाले कार्यों पर फोकस करें। मतलब अपनी ऊर्जा को वहां से हटा लें जहां अपना कोई बस नहीं चलता और उसे पूरी तरह से अपने एक्शन पे लगा दे। और इसी मानसिक शांति और स्थिरता की सबसे ज्यादा जरूरत तब पड़ती है जब स्थितियां बिल्कुल खिलाफ हों। जैसे कि कोई बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ जाए या शेयर बाजार अचानक गिर जाए। बिल्कुल, जब सब कुछ गिर रहा हो तब पैनिक करना बहुत आसान होता है। इंसान सोचने लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन यहाँ स्टोइक दर्शन का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत काम आता है। कौन सा सिद्धांत? इम्पर्मनेंस, यानी अनित्यता का सिद्धांत। इतिहास गवाह है कि मंदी आती है और चली जाती है। बड़े से बड़े साम्राज्य बने और मिट गए। ये सिर्फ एक अस्थायी दौर होता है। जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हाँ, इस अनित्यता को समझना घबराहट का सबसे बड़ा इलाज है।
तो अगर हम अपनी इस पूरी गहरी चर्चा को एक धागे में पिरोएं, डेरियस फोरोक्स की इस किताब के पन्नों से लेकर सेनेका और मार्कस ऑरेलियस के विचारों तक, तो एक बात जो सबसे स्पष्ट होकर उभरती है वो ये है कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन इस बात से नहीं नापा जाता कि वो कितना लंबा था। सही कहा। जीवन की लंबाई मायने नहीं रखती, बल्कि उसका उपयोग मायने रखता है। बिल्कुल। हम भविष्य की चिंता में इतने डूबे रहते हैं ना कि कल क्या होगा, मंदी कब आएगी, मेरे करियर का क्या होगा, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और इन सब फालतू के टैब्स को खोलकर हम आज में जीना ही भूल जाते हैं। जबकि ये वर्तमान ही है जिस पर हमारा सच्चा अधिकार है। और इसी वर्तमान को पूरी तरह से जीने के लिए इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर सबको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। ये शायद स्टोइक दर्शन का सबसे चुनौतीपूर्ण विचार है। वो क्या है? स्टोइक हमें बार बार ये याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि हमारे रिश्ते, हमारी दौलत, हमारे प्रियजन और हमारा अपना ये शरीर भी। हाँ, सब कुछ उधार का है। बिल्कुल। ये सब सिर्फ हमें कुछ समय के लिए उधार पर दिया गया है, जो एक दिन निश्चित रूप से वापस ले लिया जाएगा। सेनेका इसे एक मेहमान के रूप में देखते हैं। हम इस दुनिया में सिर्फ कुछ समय के लिए आए हैं और जो भी चीजें हमारे पास हैं वे भी हमारे घर में रुके हुए अस्थायी मेहमानों की तरह हैं। तो अगली बार जब आपके दिमाग के ब्राउजर में वो 100 टैब खुल जाएं और बेचैनी होने लगे, तो बस एक पल रुककर ये सोचा जा सकता है कि अगर जीवन की हर एक चीज को, अपनी हर उपलब्धि और अपने हर दुख को सिर्फ एक अस्थायी मेहमान की तरह देखना शुरू कर दिया जाए, तो क्या इससे उस चीज को खोने का हमारा वो गहरा डर खत्म हो जाएगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इससे हमारे जीवन जीने का तरीका और हर पल को महसूस करने का नजरिया पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा? विचार कीजिएगा।